सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी सी-टेट यूपी-टेट के जो संधि प्रकरण है उसके चतुर्थ भाग को करेंगे। इसमें हम अपने विसर्ग संधि को देखेंगे। आपसे पहले जो आपकी 3 वीडियो मैंने बनाई है उसमें पहली वीडियो में मैंने आपका संधि का परिचय दिया है, दूसरी वीडियो में स्वर संधि और तीसरी वीडियो में आपकी व्यंजन संधि मैंने समझाई है। वीडियो आपकी लंबी हो सकती है क्योंकि संधि प्रकरण आपका बहुत ही समझाने वाला प्रकरण है। आप धैर्य के साथ अपनी वीडियो को देखिए। यह मैं कह सकती हूँ कि यदि आप अपनी वीडियो को एक बार ध्यान से देखते हैं तो आप अपने संधि प्रकरण को हमेशा ही याद रखेंगे। इसमें आपका विसर्ग संधि के बारे में आप जान लीजिए। जब हमारे प्रथम वाले शब्द के अंत में आपका विसर्ग आता है और बाद वाले शब्द के प्रथम वाले वर्ण में आपका कोई स्वर या व्यंजन आए तो वहां पर आपके जब विसर्ग में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है या वो अपना रूप परिवर्तन कर लेता है तब आपकी विसर्ग संधि होती है। यहाँ पर आपके विसर्ग संधि के बारे में कहा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन होने पर विसर्ग को जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया है कि आपके पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग आए और बाद वाले शब्द के पूर्व में आपका कोई स्वर या व्यंजन हो तो आपका विसर्ग संधि होती है। इसमें आपकी विसर्ग संधि के भेद बताए गए हैं कि आपकी विसर्ग संधि किन नियमों से किस प्रकार होती है। हसी च, यह वाला जो आपका हसी च है यह आपका विसर्ग संधि का सूत्र है। इसको आप ध्यान रखेंगे। यदि विसर्ग से पहले आ स्वर रहे और बाद में वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम या रा ला व ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का उ हो जाता है। कहने का भाव है कि आपके विसर्ग से पहले जो आपका वर्ण है उसमें आपका आ स्वर होता है और आपके बाद वाले पद का पहला वर्ण आपके किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या उसके स्थान पर आपका अंतस्थ वर्ण आपके या रा ला व होता है या आपका ह ऊष्म वर्ण हो तो आपके विसर्ग को उ आदेश हो जाता है। वही उ अपने पूर्ववर्ती आ से मिलकर ओ का रूप धारण कर लेता है। पहले आप अपने इसका उदाहरण देख लीजिए, तभी आप अपनी इस संधि को अच्छे से समझ सकते हैं। और मैंने आपको समझाने के लिए अलग से भी पेंसिल से लिखा है। जैसे आपका शब्द है मनः प्लस रथा, इन दोनों शब्दों में संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा मनोरथा। यहाँ पर आपका जो विसर्ग आया है उससे पहले वाले ना वर्ण में आपका आ स्वर का मेल है और इसके बाद आपका र वर्ण आया है जो आपके नियम में भी बताया है कि जब भी आपके विसर्ग के बाद आपका या रा ला व में से कोई भी वर्ण आए या आपके किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आए या आपका हा वर्ण आए तो आपके विसर्ग को उ आदेश हो जाता है। और जब आपका विसर्ग उ के रूप में आ जाता है तो वह अपने आ स्वर के साथ मेल करने के बाद आपके ओ स्वर में आ जाता है। यहाँ पर आपका स्वर संधि का मेल हो जाता है। 2 स्वर मिलने के बाद आपका ओ हो जाता है और आपका शब्द बनता है मनोरथा। सभी उदाहरण मैं आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि यदि मैं आपको सभी उदाहरण समझाऊंगी तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो आप अपने शेष उदाहरण पर स्वयं अभ्यास कीजिए। जो आपने अपना हसी च सूत्र देखा है उसी का आपका दूसरा भाग है। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग को श हो जाता है। जो आपका यह है श है यह आपका तालव्य शकार है और ट या ठ हो तो आपका स हो जाता है। यह जो आपका श है यह आपका मूर्धन्य सकार है। तो आप इनका ध्यान रखिए
कि यदि आपके शब्द में विसर्ग के बाद आपका च या छ आया है तो आपका तालव्य सकार हो जाता है, और आपके विसर्ग के बाद यदि ट या ठ आया है तो आपका मूर्धन्य सकार वहां पर हो जाता है। यहाँ पर हम एक एक उदाहरण देखेंगे, शेष उदाहरण आप स्वयं ही करेंगे। यहाँ पर है आपका निहि प्लस छलह। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके विसर्ग के बाद जो आपका वर्ण आया है वह आपका छ वर्ण है, तो आप अपने नियम के अनुसार अपने विसर्ग को तालव्य सकार कर लेंगे, तो आपका शब्द बनेगा निश्चला। जैसा इन्होंने अभी यहाँ पर बताया है कि आपके विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो आपका तालव्य सकार हो जाता है, और विसर्ग के बाद आपका टा ठा हो तो आपका मूर्धन्य सकार हो जाता है। इसी तरह आपके विसर्ग के बाद यदि त या था हो तो आपके विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, जो आपका दंत्य सकार है वह आपका विसर्ग के स्थान पर हो जाता है। आप इसका भी उदाहरण देख लीजिए, विष्णु प्लस त्रातः। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके विसर्ग के बाद त्र त आपका वर्ण आया है, जो ये आपका त्रा है यह आपका संयुक्त वर्ण है, इसमें आपके ता और रा का संयोग होता है। यदि आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपके विसर्ग के बाद आपका ता आपको दिखाई देगा। ऐसे आपके नियम में बताया है कि आपके विसर्ग के बाद यदि ता या था में से कोई भी वर्ण आता है तो आपका दंत्य सकार हो जाता है। आपका शब्द बनेगा विष्णुस्त्रातः। आप अपने इस उदाहरण को स्वयं देख लीजिए। यहाँ पर आपका हसीचा सूत्र का तीसरा भाग है। यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे तथा बाद में कोई स्वर हो या वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो विसर्ग को र हो जाता है। यहाँ पर आपका समझाया गया है कि यदि आपके विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़ दिया जाए और बाद में आपका कोई स्वर हो या आपके किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो आपके विसर्ग को र आदेश हो जाता है। आप अपने इस वाले भाग को इसके उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे। यह आपके हसीचा का जो हमने तृतीय भाग देखा है उसके उदाहरण है। इसमें आपको बताया गया था कि यदि आपके विसर्ग से पहले अ या अ स्वर को छोड़ दिया जाए और उसके बाद आपका कोई स्वर हो या आपके वर्णों का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो आपके विसर्ग के स्थान पर आपका र हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे निहि प्लस उपायः, जो ये आपका शब्द है तो इसमें आपके विसर्ग से पहले ई स्वर आपका आया है। यदि आप अपने नी का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपका ना हलंत्य वाला आ जाएगा और उसमें आपका ई स्वर आएगा, और विसर्ग के बाद आपका उ स्वर आया है तो आपके नियम के अनुसार आपके विसर्ग को रा आदेश हो जाएगा, और रा आदेश होने के बाद जो आपका उसके बाद स्वर आया है वह अपनी मात्रा के रूप में उसमें दिखाई देगा, तो आपका शब्द बनेगा निरूपाय। शेष उदाहरण जो है उस पर आप स्वयं अभ्यास कीजिए। इसमें आप अपने एक व्यंजन वाले उदाहरण को भी समझ लीजिए। जैसे आपका शब्द है निहि प्लस जन, इसमें आपके विसर्ग को रा आदेश हो जाता है, लेकिन आपके आगे स्वर न होने के कारण वह आपके हलंत्य रूप में ही रहता है, यानी कि आपका जो रा है वह आपके आधे रूप में ही रहेगा, आपका कोई आगे स्वर ना होने के कारण, क्योंकि स्वर ही आपके व्यंजनों को पूर्ण करता है। यहाँ पर आपका जो विसर्ग है वह आपके हलंत्य रा के रूप में इस वाले शब्द में आपको दिखाई देगा। शब्द बनेगा आपका निर्जनः। यह जो आपका रा ऊपर आया हुआ है यह आपका आधा रा है और यह आपके विसर्ग का ही रूप है। इस प्रकार आप अपने शेष उदाहरण को स्वयं समझकर कर सकते हैं। विसर्ग संधि में आपका अन्य सूत्र है अतो रोर पलुत आद पलुते। यदि विसर्ग के आगे पीछे आ आए तो विसर्ग प्रथम
आ को मिलाकर ओ, यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में समझाया है आपका जो ओ होता है वह आपका विसर्ग का उत और आपका उसके बाद गुण संधि हो जाती है। गुण संधि आपकी कैसे होगी? जो आपके विसर्ग से पहले आ आया है और आपके विसर्ग को उ आदेश होने के बाद आपके आ और उ का मेल होने के बाद आपका ओ गुण संधि के आदेश के कारण हो जाएगा। तथा बाद में आ अर्ध आ इस रूप में आपका दिखाई देगा, अर्थात जो आपके बाद वाला आ होगा वह आपका अर्ध रूप धारण कर लेगा। इसको आप अपने उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपका उदाहरण है शिवः प्लस आर्चे है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके विसर्ग से पहले वाले वर्ण में भी आपका आ स्वर है और जब आपका संधि होने वाला शब्द है उसमें भी आपका विसर्ग के बाद आ स्वर आया है। यही आपका नियम आपको कह रहा है कि विसर्ग के आगे आ और विसर्ग के पीछे यदि आ हो तो आपके दोनों को मिलाकर ओ आदेश हो जाएगा। आपका ओ आदेश कैसे होगा कि विसर्ग के बाद यदि आपका कोई भी स्वर आता है तो आपके विसर्ग को उ आदेश हो जाएगा और जब आपका उ विसर्ग का बन जाता है तो उसका पहले वाले जो आपका आ स्वर है उससे मेल होने के बाद आपके गुण संधि के नियम से आ प्लस उ बराबर जो आपका ओ है वह रूप हो जाता है और आपके बाद वाले आ को अर्ध आ जो आपका इस रूप में है वह आपको दिखाई देगा। तो आपका शब्द बनेगा शिवो अर्च्य। यहाँ पर जो आपका ओ हुआ है वह आपका विसर्ग का उत और गुण संधि के कारण हुआ है। बाद वाले आ ने अपने अर्ध रूप को धारण कर लिया है। शेष उदाहरण को आप अपने इसी प्रकार अभ्यास करके समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका विसर्ग संधि में बताया गया है विसर्ग के बाद क ख प फ रहने पर विसर्ग में परिवर्तन नहीं आता। जैसे आपका यहाँ पर उदाहरण में इन्होंने समझाया है कि यदि विसर्ग के बाद आपका क ख या प फ में से कोई भी वर्ण आता है तो वह आपके उसी रूप में आपको दिखाई देगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपका उदाहरण है प्रातः प्लस कालः, तो आपके विसर्ग के बाद आपका का वर्ण आया हुआ है तो यहाँ पर आपके विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। तो आपका शब्द यहाँ पर प्रातः कालः पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आपका अंतः प्लस पुरम, यहाँ पर भी आपके विसर्ग के बाद प वर्ण आया है। जैसा आपका नियम कहता है कि विसर्ग के बाद आपका क ख प फ में से कोई वर्ण आता है तो आपके विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो वह आपका इसी रूप में आपको दिखाई दे रहा है अंतः पुरम। का अगला सूत्र है ईदु दुपदस्य च प्रत्यय। विसर्ग से पहले ई या उ रहने पर तथा बाद में क ख प फ रहने पर विसर्ग को आपका श हो जाता है। यह जो आपका स होगा यह आपका मूर्धन्य सकार है। यह आपको ध्यान रखना है कि आपके विसर्ग से पहले आपका ई या उ स्वर आता है और आपके बाद वाले शब्द में प्रथम वर्ण आपका क ख प फ रहता है तो आपके विसर्ग को मूर्धन्य सकार हो जाएगा। आपके जो भी विसर्ग में परिवर्तन आता है वह आपके हलंत्य होते हैं। यदि आपके विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आता है तो आपका पूर्ण रूप ले लेता है, वरना आपका वह जो विकार आएगा वह आपका हलंत्य ही होगा। यहाँ पर आप उदाहरण देख लीजिए निहि प्लस फलम। यहाँ पर जैसा आपका नियम है कि आपके विसर्ग से पहले आपका ई या उ आया है तो यहाँ पर आपके इस वाले शब्द में आपके विसर्ग से पहले ई स्वर आया हुआ है और आपके बाद वाले शब्द में जो आपका प्रथम वर्ण है वह आपका फा है। आपके नियम में बताया गया है कि बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण आपका यदि क ख प फ हो आपके विसर्ग को
स हो जाएगा। यहाँ पर आपका शब्द बनेगा निष्फलम। यहाँ पर आपका मूर्धन्य शकार आधे रूप में दिखाई दे रहा है। वह इसलिए क्योंकि आपके विसर्ग के बाद कोई भी स्वर नहीं था जो उसको पूर्ण कर सके। शेष अन्य उदाहरण आप स्वयं अभ्यास कीजिए। आप अपनी विसर्ग संधि का अगला नियम देख लीजिए। यदि विसर्ग से पूर्व आ हो और बाद में आ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो आपके विसर्ग का लोप हो जाता है। अभी आपने इससे पहले ही एक नियम देखा था, जो था आपका कि आपके विसर्ग से पहले आ होता है और बाद में भी आपका कोई विसर्ग आता है तो आपके विसर्ग को उत और उसको गुण संधि के नियम से ओ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका नियम उससे अलग है। यहाँ पर बताया गया है कि आपके विसर्ग से पहले तो आपका आ होना चाहिए, लेकिन बाद में आपका आ स्वर से अलग कोई अन्य स्वर होना चाहिए, तभी आपके विसर्ग का लोप होगा। आप अपने उदाहरण से समझ लीजिए। आपका उदाहरण है अतः प्लस एव। यहाँ पर आपको मैं यह उदाहरण इसलिए समझा रही हूँ कि आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपके विसर्ग से पहले वाले वर्ण में आ स्वर का मेल है, तो इसका अर्थ है कि आपके विसर्ग से पहले आ स्वर आया है और बाद में जो आपका स्वर आया है वह आपका ए स्वर है। तो यही आपका नियम कहता है कि आपके विसर्ग से पहले तो आ हो सकता है, लेकिन बाद में आपका आ से अन्य स्वर होना चाहिए, तभी आपके विसर्ग का लोप होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अतएव जो है आपका शब्द, इसमें आपके विसर्ग का लोप हो गया है। शेष उदाहरण आप स्वयं करके देख लीजिए। विसर्ग संधि का अगला नियम देख लीजिए। यदि विसर्ग से परे स श श हो तो विसर्ग को विकल्प से क्रमशः आपका स श श हो जाता है। जैसा इन्होंने बताया है कि आपके जो शकार आपका विसर्ग से बाद में आया है वही सकार आपका हलंती रूप में विसर्ग का रूप ले लेता है। आप इसको अपने उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका उदाहरण है निहि प्लस संदेह। यहाँ पर आपके विसर्ग के बाद जो स आया है वह आपका दंतीय सकार है और आपका नियम कहता है कि जब भी आपके विसर्ग के बाद कोई भी शकार आए तो आपका विसर्ग उसी रूप में आपका हलंतीय हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे निसंदेह जो आपका स बना है वह आपके विसर्ग का ही रूप है, क्योंकि इसके बाद आपका दंतीय सकार था तो आपके विसर्ग ने दंतीय सकार का ही रूप यहाँ पर लिया है। इस उदाहरण को भी देख लीजिए। दुहु प्लस शासनम। यहाँ पर आपका तालव्य सकार आया है तो आपके विसर्ग को आपका तालव्य सकार ही होगा, लेकिन हलंतीय रूप में। जो आपका नियम कहता है कि जब भी आपके विसर्ग के बाद जो भी सकार होगा उसी का हलंतीय रूप आपका विसर्ग ले लेगा। जैसे यहाँ पर आपका शब्द बना है दुशासनम। जो आपका हलंतीय श आया है वह अपने श के कारण आया है। इस विसर्ग ने आपके इसी श का हलंतीय रूप यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर आप अपनी विसर्ग संधि का अन्य नियम देख लीजिए। यदि र या विसर्ग से परे र हो तो पहले र या विसर्गों का लोप हो जाता है और पहले स्वर को दीर्घ हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण देखेंगे तब आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। आपका उदाहरण है पुनर् प्लस रम्यते। यहाँ पर आपके शब्दों में विसर्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसा आपके नियम में बताया गया है कि आपका हलंतीय रा हो या आपका विसर्ग हो और उसके बाद आपके बाद वाले शब्द का पूर्व वाला वर्ण रा हो तो आपके विसर्ग और हलंतीय रा का लोप हो जाता है और जो आपका उससे पहले वाला स्वर होगा
वह आपका दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वाले शब्द में आपका विसर्ग ना होकर आपका हलंतीय रा आया है, और इसके बाद जिसमें आपकी संधि होगी वह भी आपका रा है आपके नियम के अनुसार। तो यहाँ पर आपके इस वाले रा का लोप हो जाएगा। इससे पहले जो आपका स्वर आया है अ, वह आपका दीर्घ रूप में हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा पुनः रमते। इसका आप दूसरा उदाहरण भी समझ लीजिए, तभी आप इस नियम को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। निर प्लस रसहा, यहाँ पर आपका विसर्ग नहीं है, आपका हलंतीय रा आया है, और उसके बाद भी आपका जो बाद वाला शब्द है उसका पहला वर्ण भी आपका रा है। जैसा आपके नियम में कहा गया है कि पहले वाले शब्द के अंत में हलंतीय रा हो या विसर्ग हो और बाद वाले शब्द में आपका रा आए तो आपके पहले वाले विसर्ग या रा का लोप हो जाएगा, और जो उससे पहले आपका स्वर आएगा वह आपके दीर्घ रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस वाले रा का लोप होने के बाद यहाँ आपका जो नी शेष बचता है उसमें आपका ई स्वर आया है वह आपके दीर्घ रूप में हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा नीरसः। आपके ई को ई रूप आपके इसी नियम से होता है। आपका अन्य नियम है विशेष शब्द जिन्हें श होता है। यह आपका वह विशेष शब्द है जिनको आप विशेष रूप से ही ध्यान रखेंगे। जिन शब्दों में आपके श जो आपका मूर्धन्य शकार होता है वह यहाँ पर अपने आप ही हो जाता है इन विशेष शब्दों में। जैसे आपका है धनु प्लस पाणी ही, यहाँ पर आपका मूर्धन्य सकार स्वयं ही हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। तो आपका शब्द बनेगा धनुष पाणी ही। निष्कामः, यह भी आपका इसी रूप का उदाहरण है। जो आपका विसर्ग है वह आपका श रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो आपका मूर्धन्य शकार है वह आपका विसर्ग का रूप ले लेता है। शेष आपके जो उदाहरण है उनको भी आप याद रखेंगे। यह आपके विशेष शब्द इन्होंने बताए हैं जिनमें आपके विसर्ग को मूर्धन्य सकार हो जाता है। तो आप अपने नोट्स में इनको विशेष रूप से ही लिखेंगे। यह आपका विसर्ग संधि का अंतिम नियम है, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि समाप्त हो जाती है। विशेष शब्द, यह आपके वह विशेष शब्द हैं जिनमें आपके श होता है। जो आपका दंत्य सकार होता है इन शब्दों में आपके विसर्ग को वह हो जाता है, परंतु क या पा के बाद में आने पर यदि आपके बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण आपका क या पा होगा तभी आपके विसर्ग को दंतीय सकार होगा। तो यहाँ पर आपके जो 5 शब्द इन्होंने दिए हैं विशेष रूप से, आप इनको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका वाचः प्लस पति, जो आपका वाचस्पति इस रूप में बनता है। यहाँ पर आपके शब्द में जो दंतीय सकार आया है वह आपके विसर्ग को ही हुआ है, क्योंकि विसर्ग के बाद आपके पा वर्ण आया है। तो यही आपका नियम है कि यदि आपके विसर्ग के बाद का या पा वर्ण आ जाता है तो आपके विसर्ग को स हो जाता है। शेष जो आपके शब्द है उनको भी आप ध्यान से देख लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में हमारी सभी संधियां समाप्त हो जाती हैं। आज से पहले हमने जो अपनी वीडियो में सभी संधियां की थी उनका हम यहाँ पर अभ्यास भी कर लेते हैं। यह मैं आपको केवल दिखाऊंगी, इसका आप अभ्यास स्वयं करेंगे। यहाँ पर आपके जो शब्द दिए हुए हैं उनमें आपको संधि करनी है, आप इनका अभ्यास करेंगे और इनके साथ साथ यदि आप अपनी संधियों को करने के बाद उन संधि का नाम भी लिखते हैं
तो वह आपके लिए और भी अच्छा होगा। से पहले वाले प्रश्न में इन्होंने संधि करने के लिए बोला था और यहाँ पर जो आपके शब्द इन्होंने दिए हुए हैं यह आपको संधि विच्छेद करने हैं। तो आप अपने इन दोनों प्रश्नों पर बहुत अच्छा ही अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने इन शब्दों का भी संधि विच्छेद करने के बाद अपनी संधि का नाम जरूर लिखें ताकि आप अपनी संधियों को और भी अच्छे से याद कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अगले टॉपिक के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।